हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए भूगोल विषय में जो आपका अगला टॉपिक है, विश्व की जनसंख्या वितरण, वृद्धि, वितरण एवं समस्याएं। यानी आज हम जो विश्व की जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि का अध्ययन करेंगे। वितरण, जो विश्व के अंदर जनसंख्या फैली है उसका वितरण क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या वितरण और वृद्धि से जो विश्व में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कौन कौन सी समस्याएं हैं विश्व के अंदर जो जनसंख्या के कारण बढ़ रही हैं, तो उन समस्याओं के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखिए मानव के बारे में जब अध्ययन करते हैं कि मानव भूगोल में मानव प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है, तो किसी भी देश के लिए मानव की बारे में, उसकी जनसंख्या के बारे में, उनके क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। तो देखिए मानव जो है, कहते हैं अगर हम संसाधनों के बारे में बात करें तो जैविक या अजैविक तत्व जो मानव की आवश्यकताएं पूरी करते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन होते नहीं अपितु बनाए जाते हैं। मानव ही इसका निर्माता है और मानव ही इसका उपभोक्ता है, और स्वयं में भी मानव एक संसाधन है। यानी अगर हम बात करें मानव की, तो मानव भी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा संसाधन है। यानी संसाधनों को निर्माण भी करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण करना, उसका उपभोग करना, ये भी मानव का ही क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और इसीलिए कहते हैं कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है। यानी शुरुआत में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के बाद जब पृथ्वी पर मानव आया, तो शुरुआती समय में मानव के क्रियाकलाप बहुत सीमित थे, मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। यानी उस समय मानव केवल भोजन और रहने की व्यवस्था करता था और बाकी ज़्यादा उसका कोई क्रियाकलाप नहीं होता था। तो जनसंख्या वृद्धि भी उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जनसंख्या एक संसाधन के रूप में मानी जाती है किसी भी देश के, किसी भी प्रदेश के। तो जनसंख्या का अध्ययन, उसकी संरचना का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी योजना के लिए, देश के प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो योजना बनाते समय हमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन, उसके आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम वो देश की योजनाएं बनाई जाती हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि क्या है। सबसे पहले एक नंबर के रूप में जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा पूछी जाती है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें यानी एक निश्चित क्षेत्र और एक निश्चित समय अवधि जिसमें जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी एक निश्चित भूभाग और एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है जनसंख्या में उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब यह जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि भारत, जैसे भारत में एक क्षेत्र हो गया भारत, इंडिया, और भारत में जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। तो एक निश्चित समय हो गया 10 वर्ष, तो एक निश्चित भूभाग हो गया भारत, एक निश्चित क्षेत्र हो गया 10 वर्ष। यानी 10 वर्ष में भारत में जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, अब वो बढ़ोतरी यानी
माइनस में भी जा सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर हम प्लस में भी कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में भी होती है और जनसंख्या वृद्धि दर प्लस में भी होती है। तो एक निश्चित क्षेत्र और एक निश्चित समय अवधि जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यह ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। अगर हम विश्व की जनसंख्या का वृद्धि का अध्ययन करें, विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है, तो हम इसको कह सकते हैं अनेकों कालों में, जैसे प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये जनसंख्या की स्थितियां रही हैं। और 18वीं शताब्दी से पूर्व जनसंख्या के आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं। उसके बाद ही जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 18वीं शताब्दी के बाद ही भारत विश्व की जनसंख्या की जनगणना हुई। उससे पहले हमारे यहाँ यानी पूरे विश्व में जनसंख्या के आंकड़े जो थे, वृद्धि के या वितरण के या जिस कोई भी थे, वो सब अनुमानित हुआ करते थे। तो अगर हम सबसे पहले अगर अध्ययन करें प्रागैतिहासिक काल, जिसमें जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति रही, तो पहला प्रागैतिहासिक काल। देखिए, इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल जो है, उस समय मानव केवल आखेट करता था और भोजन का संग्रहण करता था, तो उस व्यवस्था से माना जाता है। आखेट एवं भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल के स्थानीय भागों पर ही होता था। और उस समय महाद्वीपों पर जब बर्फ का पिघली, उसके उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार हुआ। और कहते हैं कि अमेरिका भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व लगभग 33 लाख लोग रहते थे। कितने? 33 लाख लोग जो है वो रहते थे। और 15,000 वर्ष के उपरांत यह बढ़कर 53 लाख हो गए। यानी 15,000 वर्ष के बाद, 15,000 वर्ष के बाद ये जो हो गए 53 लाख हो गए। इसके बाद प्राचीन काल आता है, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल। देखिए, प्राचीन काल में आज से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व विश्व में कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। यानी प्राचीन काल में मानव ने धीरे धीरे जब स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया, तो कृषि भी प्रारंभ कर दिया। और कृषि के साथ साथ उसने पशुओं को भी दोस्त बनाया, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। और नदी घाटियों में, ज़्यादातर उस समय नदी घाटियों में ही मनुष्य रहता था। या जितनी भी सभ्यताएं हम देखते हैं प्राचीन समय की, वो सभी नदी घाटियों में ही हुई हैं। और माना जाता है कि ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ हुआ करती थी। 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ यानी ईसा काल के आरंभ में ये मानी जाती है। और इस तरीके से ये प्राचीन काल। और तीसरा जो काल है वो मध्यकाल है।
मध्यकाल। देखिए मध्यकाल इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो 700 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड माना जाता है। यानी 700 ईस्वी से 1650 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड माना जाता है, यानी मध्यकाल। और इस समय विश्व की जो कुल जनसंख्या थी 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी, यानी विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। ये मध्यकाल के अंतर्गत। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें चौथा जो है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल में अगर हम जनसंख्या को विश्व की जनसंख्या को देखें तो 1650 में विश्व की जनसंख्या जो है वो 55 करोड़। यानी 1650 में हम देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई। और 1750 में अगर देखें तो 72 करोड़ ये जनसंख्या 17 यानी 100 साल में ये जनसंख्या 72 करोड़। यानी उस समय ये वृद्धि दर बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यही 1850 में 133 करोड़, यानी इसके दुगनी। यानी इस 100 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो गई। 1650 में 55 करोड़, 1750 में 72 करोड़ और 1850 में 133 करोड़ जनसंख्या हो गई। यही 1950 में अगर हम देखें, 1950 में जनसंख्या देखें तो ये होती है हमारी 251 करोड़। 251 करोड़ जनसंख्या हो जाती है 100 वर्षों के अंतर्गत। और यही हम अगर देखें 2000 में 2000 में ये जनसंख्या 610 करोड़ हो गई। और यही 2013 में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़कर 714 करोड़ हो गई। यानी अगर हम ये कालखंडों के हिसाब से बात करें तो आधुनिक काल में जनसंख्या यानी जो 16 मध्यकाल का माना जाता है 700 ईस्वी से 1650, इस 1650 में जो 55 करोड़ जनसंख्या थी, उसके बाद अगर हम जनसंख्या की वृद्धि की स्थिति देखें, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि, तो 1650 में 55 करोड़ और 1750 में 72 करोड़ जनसंख्या हो गई। 1850 में यही 133 करोड़ और ये 1600 साल का अंतर। 1850 यानी 1750 में अगर हम देखें तो 100 साल, इस 100 साल में जनसंख्या बहुत तेजी से यानी दोगुनी हुई, 133 करोड़ के लगभग हो गई। और 1950 में ये 251 करोड़ हो गई। यहाँ भी लगभग दोगुने से थोड़ा कमी है। और 2000 तक आते यानी यहाँ आप देखिए केवल 50 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि कितनी तीव्र गति से हुई है। यानी 610 करोड़ जनसंख्या की तीव्रता से बढ़ने का प्रमाण देता है। और ये 13 वर्ष के अंदर 714 करोड़
यानी ये जनसंख्या जिस यानी विश्व के अंदर जो जनसंख्या इस तीव्र गति से बढ़ रही है, ये जनसंख्या का जो विस्फोट, ये विस्फोट हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या लेकर यानी आने वाला समय अगर इसी तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो विश्व के लिए जनसंख्या ये एक समस्या के रूप में बन जाएगी। तो ये इस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब यहाँ हम जनसंख्या वृद्धि के कारण, कुछ जनसंख्या वृद्धि जो हुई है उस जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी क्या कारण रहे जिसके कारण जनसंख्या उस तीव्र गति से बढ़ी है। जनसंख्या का जो वृद्धि हुई है उसके पीछे क्या कारण रहे। देखिए, सबसे पहला कारण है मृत्यु दर में गिरावट। सबसे पहला मृत्यु दर में गिरावट। देखिए, मृत्यु दर में गिरावट हुई, उसके पीछे क्या कारण थे। देखिए, हमारे विगत 50 वर्षों से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के विस्तार के कारण संक्रमण रोग जो फैल रहे थे, उन रोगों पर, महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया और जिसके कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। यानी सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि वैज्ञानिक चिकित्सा क्षेत्रों में इनमें ज़्यादातर खोजें हुई, महामारियाँ इन पर अंकुश पाया गया। तो जो लोग महामारियों से मर जाते थे, चिकित्सा के अभाव में मर जाते थे, वो उनको बचाया गया। चिकित्सा साधनों का विकास हुआ और विकास होने के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। तो पहला कारण मृत्यु दर में गिरावट। दूसरा कारण खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। देखिए, खाद्य पदार्थों की यानी खाद्य पदार्थों के रूप में आपूर्ति जो है, जैसे विश्व में खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की निश्चित और नियमित आपूर्ति से जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित हुई है। इसमें यानी यांत्रिक और गहन और सिंचाई सुविधा के कारण, यानी मशीनों की खोज, मशीनें वैज्ञानिक तरीके से, रासायनिक खादों से सिंचाई के साधनों को, यानी कहते हैं हरित क्रांति के माध्यम से कृषि हुई और कृषि में पैदावार अच्छी हुई पूरे विश्व के अंदर। और विश्व के अंदर जब कृषि अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई, तो लोगों का जीवन स्तर सुधरा और इससे जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। लोग कुपोषण होने से बचे, उनको खाना भरपूर मिलने लग गया। इस कारण से ये एक कारण है। तीसरा जो कारण है औद्योगिक विकास। देखिए, औद्योगिक विकास भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक परिवहन व्यापार, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े और मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। यानी जब औद्योगिक विकास हुआ तो औद्योगिक विकास के साथ मानव का जीवन स्तर सुधरा, उसके जीवन स्तर सुधरा तो उसकी आयु भी लंबी हो गई। चौथा इसमें आता है वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति, यानी धीरे धीरे निरंतर जैसे जैसे मानव
विकास आविष्कार करता गया और मानव के जीवन को उन्होंने आरामदायक और सुख सुविधापूर्ण बना दिया, जिससे भी मानव के जीवन की आयु बढ़ गई। एक इसी में है शांति और सुरक्षा। देखिए, शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में समग्र प्रगति का विस्तार हुआ और इसमें भी जनसंख्या बढ़ी। और एक इसमें लास्ट बिंदु है प्रवास का, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होना। देखिए, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। जैसे आज वर्तमान समय में नगरीकरण जो हो रहा है, ये नगरीकरण के प्रवास यानी नगरों के अंदर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये इस प्रवास का ही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या रोजगार या अन्य किसी सुख सुविधा के लिए नगरों की ओर आती है, तो नगरों में दिनों दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे ही अगर देखें हम विश्व के अंदर, तो यूरोप के निवासी जो हैं बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देशों में उन्होंने प्रवास किया यूरोप से, तो वहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी कर दी। तो इस तरीके से हम ये विश्व की जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण थे, इसका हमने इसमें अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं विश्व में जनसंख्या का वितरण। देखिए, हम जानते हैं जनसंख्या वितरण अगर हम विश्व में देखें तो जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान रूप से पाया जाता है विश्व में। जैसे जनसंख्या वितरण और घनत्व, दो चीजें आपने सुनी होंगी। इसमें घनत्व भी इससे संबंधित ही है। घनत्व के बारे में, घनत्व की परिभाषा जो कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व वहाँ अधिक होगा। तो जनसंख्या वितरण अगर पूरे विश्व में अगर हम देखें, जनसंख्या का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। यानी पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे कई कारण हैं, चाहे वो भौतिक कारण है, राजनीतिक कारण है या अन्य और भी आर्थिक कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो विश्व की जनसंख्या के बारे में अगर हम वितरण के बारे में कुछ अगर हम अध्ययन करें कुछ बिंदु का, तो देखिए हम देखते हैं कि विश्व की लगभग 2/3 भाग निर्जन है। यानी विश्व का लगभग 2/3 भाग ऐसा है जो निर्जन है, वहां पर जनसंख्या नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं कि 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी कितनी बड़ी विषमता है। देखिए, आज विश्व की जनसंख्या में देखें तो एशिया महाद्वीप इतना सघन है, उसमें भी भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश ऐसे कई देश हैं जहां विश्व की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो हम वही कह सकते हैं कि विश्व की लगभग 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर हम देखें कि विश्व की 85% जनसंख्या अगर हम गोलार्धों के हिसाब से देखें, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, अगर हम गोलार्धों की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 85% और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 15% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। इसी तरीके से हम बताएं कि विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। यानी 2 महाद्वीप हैं, एशिया और यूरोप। इन एशिया और यूरोप में 2/3 जनसंख्या, और केवल हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो विश्व की 60% यानी एशिया महाद्वीप के अंदर
विश्व की सभी महाद्वीपों के हिसाब से अगर देखें तो एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। आप ये देखिए कि कितनी सघन वसी है एशिया, बाकी 40% में अन्य महाद्वीप आ जाते हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या अगर हम देखें तो वो 20 से 60 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है और 60 अक्षांशों के उत्तर में मात्र 1% जनसंख्या पाई जाती है। यानी अक्षांशीय स्थिति अगर हम देखें, ये 0 डिग्री आप जानते हैं, 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में होते हैं और 90 डिग्री दक्षिण में होते हैं। ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो अगर अक्षांशीय स्थिति से अगर हम देखें तो 20 से 60 डिग्री, 20 से 60 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों में अगर हम देखें तो ये जनसंख्या का जो वितरण है, और खास करके उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है, इसमें लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 80%। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें उत्तरी गोलार्ध में 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वहाँ पर 80% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं अगर हम देखें कि 60 अक्षांश से उत्तर में विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। यानी इस से ऊपर अगर देखें 80 डिग्री से 60 डिग्री से ऊपर तो मात्र 1% जनसंख्या ही यहाँ निवास करती है। तो ये भी एक अक्षांशीय विषमताएं देखने को मिलती हैं। और अगला अगर हम इसमें देखें कि विश्व की जनसंख्या लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा हुआ है। यानी 75% जनसंख्या जो है वो महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है। 75% जनसंख्या किनारों पर, महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विषमता है, देखने को मिलती है। साथ ही इसमें विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। यानी लगभग 80% जनसंख्या, इतनी लगभग 80% जनसंख्या जो है वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। तो ये हमारी जनसंख्या का जो वितरण है बड़ा विश्व में असमान है। यानी विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है असमान रूप से पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही कितनी विषमताएं आ गई कि 90% भूभाग 10% जनसंख्या और 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या। इसी तरीके से अगर आप देखें कि गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 15% जनसंख्या निवास करती है। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर आपको बताया कि 20 से 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। वहीं 60 से ऊपर अगर हम देखें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। वहीं महाद्वीपों के किनारों पर लगभग 75% जनसंख्या अंदरूनी भागों में कम, जबकि महाद्वीपों के किनारे भागों में जनसंख्या का जमाव अधिक है। और विश्व की जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से अगर महाद्वीप कोई है तो वो एशिया है। यानी विश्व की 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। वहीं अगर हम देखें कि 500 मीटर समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर देखें तो 80% जनसंख्या निवास करती है। इस तरीके से हम देखते हैं ये विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है बड़ा ही असमान है। और असमान जनसंख्या के वितरण के लिए
उत्तरदायी माने जाते हैं।